हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की हम इस क्लास में विविध प्रश्नावली से क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। हमने पिछले 2-3 क्लासेस में विविध प्रश्नावली से हल किए थे क्वेश्चन, बट उनमें 2 क्वेश्चन रह गए थे जो कि हम आज इस क्लास में करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है देखते हैं। हमको कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि हमारे पास बिंदु ABC और ABC एक बिंदु के निर्देशांक है और एक दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक है A', B' और C' को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। हमें कहा गया है कि ये मिलाने वाली इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वह मूल बिंदु से गुजरती है। कब गुजरती है? यदि A प्लस B प्लस C और C बराबर है किसके है? P इंटू P के। और कहा गया है कि जहां P और P ये जो दो बिंदु थे जिनके मैंने निर्देशांक बताए थे, इनकी मूल बिंदु से क्या है? दूरी है। कौन? P और P। तो देखो कैसे हल करते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा कि एक बिंदु से, यह दो बिंदु है, एक बिंदु नहीं है, ये तो हम कहेंगे कि बिंदुओं A, B, C और A', B' और C' से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो हमारे पास है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। देखो क्या होगा, x माइनस ए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारे पास इस एक्सरसाइज थी 3D ज्योमेट्री में, रेखा नाम से टॉपिक आया था। उस टॉपिक में हमने देखा था कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। उसी फॉर्मूले का हम उपयोग करते हुए यहाँ हल इसका समीकरण लिख रहे हैं। तो x माइनस a अपॉन a' माइनस a इक्वल y माइनस b अपॉन b' माइनस b इक्वल z माइनस c अपॉन c' माइनस क्या हो गया c। अब देखो, चूंकि ये रेखा कहां से गुजरती है, हमें कहा गया है सिद्ध करना है कि दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। तो हम कह देंगे कि चूंकि रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, अगर यही रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी तो उस मूल बिंदु पर हमारे पास इस रेखा का समीकरण क्या होगा? संतुष्ट होगा। तो उस कंडीशन में x, y और z का मान क्या जाएगा? 0। तो x और y और z का मान 0 आता है। तो यहां से आ गया कि 0 माइनस ए अपॉन a' माइनस ए इक्वल 0 माइनस बी अपॉन b' माइनस बी इक्वल 0 माइनस सी अपॉन c' माइनस सी। कैसे लिख सकते हैं हम इसको? माइनस ए अपॉन a' माइनस ए इक्वल माइनस बी अपॉन b' माइनस बी इक्वल माइनस सी अपॉन c' माइनस सी। माइनस को कॉमन लेके हटाते हैं तो यहां से आता है a अपॉन a' माइनस ए इक्वल b अपॉन b' माइनस b इक्वल c अपॉन c' माइनस c। अब क्या करते हैं, हम इनको ऊपर ले जाते हैं, उल्टा लिखते हैं। अगर उल्टा लिखते हैं तो हमारे पास यहां से आता है कि a' माइनस a अपॉन a इक्वल b' माइनस b अपॉन b इक्वल c' माइनस c अपॉन c। अब मैं इनका भाग देता हूं, नीचे वाले का ऊपर वाले में। तो यहां से हमारे पास आएगा कि a' अपॉन a माइनस 1 इक्वल b' अपॉन b माइनस 1 इक्वल c' अपॉन c माइनस 1। अब यहाँ माइनस 1 सब में कॉमन आ रहा है तो इसलिए हम इसको भी हटाते हैं। तो यहाँ से आएगा a' अपॉन a इक्वल b' अपॉन b इक्वल c' अपॉन क्या आ चुका है? c आ चुका है। अब इसको मैं किसके बराबर मान लेते हैं? k के बराबर मान लेते हैं। यदि k के बराबर मानते हैं तो यहां से आता है कि a' इक्वल टू a के, दूसरा देखें b' इक्वल टू यहां से आ गया b के और c' इक्वल टू आ चुका है c के। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मुझे जरूरत किसकी है? इस k का मान ज्ञात करने की जरूरत है। तो मैं कहूंगा, क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि a' b' और c' के, ये a' b' और c' है, इनका स्क्वायर करते हुए हम इनका योग करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास a' का स्क्वायर प्लस b' का स्क्वायर प्लस c' का स्क्वायर, ये इक्वल आया a स्क्वायर के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखो आगे की तरफ
यहाँ से ए डेश का स्क्वायर प्लस बी डेश का स्क्वायर प्लस सी डेश का स्क्वायर, के स्क्वायर को यदि मैं यहाँ से कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ चुका है। यदि मैं यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो के स्क्वायर बराबर हमारे पास आया कि ए डेश का स्क्वायर प्लस बी डेश का स्क्वायर प्लस सी डेश का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यदि मैं यहाँ से के का मान निकालूं तो के का मान मेरे पास क्या जाएगा, ए स्क्वायर उधर जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। तो रूट आ चुका है ए डेश का स्क्वायर प्लस बी डेश का स्क्वायर प्लस सी डेश का स्क्वायर अपॉन यहाँ से रूट आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो हमारे पास यहाँ से के का मान आ चुका है, तो मैं के का मान यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से ए डेश बी डेश और सी डेश का मान आ जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो देखो हम कहेंगे कि इसलिए यहाँ से ए डेश बराबर क्या हो चुका है, ए डेश का हमारे पास मान आ चुका है यहाँ से कि ए इंटू, ठीक है, कि हाँ ए डेश का मान आ चुका है कि ए इंटू की रूट ए डेश का स्क्वायर प्लस बी डेश का स्क्वायर प्लस सी डेश का स्क्वायर अपॉन की रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आ चुका है, सी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से के का मान को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हमें कहा गया है कि जो P और जो P डैश है वह है जो बिंदु थे, कौन कौन से बिंदु, दो बिंदु थे। देखो मैं एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ। एक बिंदु ए था जिसके निर्देशांक ए बी सी थे, एक बिंदु बी था जिसके निर्देशांक हमारे पास ए डैश बी डैश और क्या थे, सी डैश, बिंदु बी। अब इन दोनों बिंदुओं की मूल बिंदु से हमें क्या निकालनी है, दूरी। और उस दूरी को पहले वाले को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा था, दूसरे वाले को मैं किससे, P डैश से रिप्रेजेंट कर रहा था, उनकी बीच की मूल बिंदु से इन बिंदुओं की दूरी को। तो देखो दो बिंदु है, मूल बिंदु में निर्देशांक हमें पता है क्या क्या होता है, 0 0 होता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी P बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आ गया, सी स्क्वायर। और P डैश बराबर क्या आ जाएगा कि रूट ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर प्लस सी डैश का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो रूट ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर प्लस सी डैश का स्क्वायर है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P डैश लिख सकता हूँ, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं ऐसा भी लिख दूंगा कि K इक्वल टू क्या आ चुका है, P डैश अपॉन क्या आ चुका है, P आ चुका है। अब हम इस K का मान रखते हैं कहाँ, देखो K का मान रखते हैं अब यहाँ। तो हम कहेंगे कि इसलिए ए डैश इक्वल टू आ चुका है कि a इंटू पी डैश अपॉन पी, बी डैश बराबर आ चुका है कि b इंटू पी डैश अपॉन पी, और सी डैश बराबर आ चुका है कि c इंटू पी डैश अपॉन पी। अब क्या प्रूफ करना था कि a इंटू ए डैश, तो मैं इसको a से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको b से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको c से, और इनको मल्टीप्लाई करते हुए हम जोड़ते हैं इनको। तो हमारे पास यहाँ से आता है कि a इंटू ए डैश प्लस बी इंटू तथा कि a इंटू ए डैश प्लस बी इंटू बी डैश प्लस सी इंटू सी डैश। ये देखें तो हमारे पास आएगा, a से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो a से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आ गया a स्क्वायर पी डैश अपॉन पी प्लस बी स्क्वायर पी डैश अपॉन पी और प्लस सी स्क्वायर क्या आ गया, पी डैश अपॉन पी। मैं क्या करता हूँ कि पी डैश अपॉन पी को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यदि पी डैश अपॉन पी को हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आ चुका है, सी स्क्वायर। अगर ये आ गया हमारे पास तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि a इंटू ए डैश प्लस बी इंटू बी डैश प्लस सी इंटू सी डैश p इंटू पी डैश। अब देखो यहाँ से अभी अभी मैंने बताया था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से हमने कहा था कि p इक्वल टू है कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यदि मैं यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर। तो यहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर। एक पी से पी क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से बचा ए इंटू ए डैश प्लस बी इंटू बी डैश प्लस सी इंटू सी डैश। ये इक्वल हुआ यहाँ से पी वाला और यहाँ से पी डैश, और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि हम कर चुके।
बच्चों आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइबर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। आप बिल्कुल मेरे YouTube को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो पुराने स्कूल में बच्चे हैं, अपने दोस्त हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला है क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 14 का और इस विविध प्रश्नों वाला 14 का। हमें कहा गया है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 1 से गुजरता है एवं दो सदिश है ए सदिश और बी सदिश के समांतर है। हमें एक ऐसे समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो एक बिंदु से गुजरता है और कोई दो सदिश दे रखे हैं, उन दोनों सदिशों के वह समांतर है, वह समतल। तो देखो सबसे पहले हम कहेंगे कि एक बिंदु से और उसके निर्देशांक है -2 1 और 2 से गुजरने वाले समतल का समीकरण। एक बिंदु से गुजरने वाले यदि समतल का समीकरण देखूं तो वह मेरे पास आएगा कि a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू, आपको पता है कि एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होता है कि a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू होता है 0। तो हमने x1 y1 और z1 की वैल्यू यहां से पुट कर रहे हैं, तो प्लस यहां से b इंटू आ जाएगा y माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस c इंटू z माइनस z1, z1 की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई एक बिंदु से गुजरने वाले की बात। अब कहा गया है कि वो जो दो सदिश है वह है इस समतल के, इस ये जो समतल दे रखा है इस समतल के क्या है समांतर है। तो देखो मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक समतल है, ठीक है, और इस समतल का एक अभिलंब है जिसको हम n सदिश से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके दिक्कनुपात a b और c है। ठीक है, यदि ये किसी एक बिंदु से गुजरता है, जैसे ये बिंदु से इस बिंदु से गुजर रहा है और इस बिंदु को मैंने p नाम दिया जिसके निर्देशांक -2 1 और 2 है, तो एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का मैंने समीकरण लिख दिया। अब कहानी कही गई है कि हमारे पास कोई दो सदिश हो रहे, एक तो कौन सा है a सदिश, ठीक है, एक है मेरे पास b सदिश। कहा गया है कि a सदिश और b सदिश इस समतल के समांतर है। ठीक है, अब ये देखो चलो ये दोनों समांतर है वो तो अच्छी बात है, परंतु हम यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से ये देख रहे हैं कि ये सदिश और ये जो n सदिश है ये आपस में एक दूसरे क्या होंगे लंबवत। समतल तो समांतर है परंतु समतल का जो अभिलंब है वह इन सदिशों के क्या होगा लंबवत होगा। तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि a सदिश और n सदिश लंबवत है, उसी प्रकार से b सदिश और n सदिश भी क्या है लंबवत है, और a सदिश b सदिश समांतर है। तो इसका तो हमें कोई रोल नहीं लेना, हमें लेना क्या है कि a सदिश n सदिश लंबवत है और a सदिश और n सदिश लंबवत है, और ऐसे ही b सदिश और n सदिश लंबवत है। हमें पता है कि यदि मेरे पास कोई दो रेखाएं परस्पर यदि लंबवत है तो उनके दिक्कनुपातों का गुणनफलों का मान किसके बराबर आता है, गुणनफलों का योग हमारे पास 0 के बराबर आता है। तो उसी का हम उपयोग करते हुए हम इसको क्या करते हैं हल करते हैं। मैं यहां से कह दूंगा कि चूंकि a सदिश बराबर वो जो है उसके हम डाटा लिखते हैं, और डाटा है हमारे पास यहाँ से -ik प्लस 2jk और उसके बाद में यहाँ से -3kk समतल के समांतर है। यदि ये तो समतल के समांतर है बट उसका अभिलंब उसके क्या है लंबवत है, तो इसलिए इनके दिक्कनुपातों का गुणनफल यहाँ से ये आया a सदिश से दिक्कनुपात आया -1, यहाँ से समतल का दिक्कनुपात b और b सदिश का a सदिश का दिक्कनुपात है यहाँ से 2, समतल का हमारे पास दिक्कनुपात है c और a सदिश का यहाँ से दिक्कनुपात है -3 और वो इक्वल किसको हो जाएगा 0। हम यहाँ इसको कैलकुलेट करके लिखते हैं तो माइनस से प्लस आया 2b माइनस आया 3c इक्वल टू हो गया 0 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये तो हुई a सदिश और इस समतल की बात। अब हम करते हैं b सदिश और इस समतल की बात। तो मैं कहूंगा कि चूंकि b सदिश जिसके हमारे पास डाटा गिवन है और वह है 5πk माइनस jk और प्लस में है
के और ये भी क्या है, समतल के समांतर है। अगर ये भी समांतर है तो ये सदिश और ये जो अभिलंब है समतल का, ये एक दूसरे के क्या होंगे, लंब। तो हम कहेंगे कि इसलिए इनके भी दिक्पातों का गुणनफल क्या होगा, 0। ठीक है, गुणनफलों का योग है वो 0 होगा। तो समतल का हमारे पास दिक्पात है a और b सदिश का यहाँ से दिक्पात है 5, समतल का है b और b सदिश का दिक्पात है -1, समतल से है दिक्पात c और b सदिश से दिक्पात है 1 और ये किसके बराबर होगा, 0 के। यहाँ से हम इसको हल करते हैं तो ये आता है 5a -b और +6 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये इक्वेशन हो चुकी है कौन सी, तीसरी। ठीक है, यही शायद डाटा है इनके, तो ये आ चुके हैं। अब हम कहेंगे कि इक्वेशन 2 और 3 को हल करने पर, क्यों इन्हीं को हल क्यों किया, इनको हमने हल इसलिए किया कि यहाँ और तो सब कुछ आ चुका है, केवल और केवल a b और किसके मान निकालने हैं, c के। और a b और c के मान कहाँ से निकल सकते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हल करने पर। अब कहानी ये आती है कि हमारे पास इक्वेशन तो 2 है बट वेरिएबल कितने हैं, 3 है। वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है, तो हम इसको हल कैसे करें। तो इसके लिए मैंने पहले भी एक विधि बताई थी और वह विधि थी वज्र गुणन विधि, और उसी वज्र गुणन विधि का हम उपयोग अब यहाँ करते हैं। तो वज्र गुणन विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले a लिखेंगे, फिर b लिखेंगे, फिर c लिखेंगे, यहाँ अपोन में, यहाँ अपोन में और यहाँ अपोन में, यहाँ इक्वल, थोड़ा सा इसको स्पेस बना लेते हैं उधर लिखे, a अपोन में इक्वल b अपोन में इक्वल और c अपोन। ठीक है, यही चल रहा था। कैसे हल करेंगे कि आप a के डाटा छोड़ दो इन दोनों इक्वेशन में, b और c के जो गुणांक है वो लिखो। b के गुणांक है यहाँ से 2, यहाँ c का गुणांक है -3, नीचे वाले में b के गुणांक है -1 और यहाँ c का गुणांक है हमारे पास 1। ठीक है, अब b वाले में क्या करेंगे, b का छोड़ दो, पहले c का फिर किसका लिखेंगे, a का। तो यहाँ से हमारे पास c का गुणांक है -3 और a का गुणांक है यहाँ से -1। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से देखें तो c का गुणांक है 1 और a का गुणांक है यहाँ से 5। अब c के लिए सबसे पहले a का लिखेंगे और फिर b का गुणांक लिखेंगे। तो a के गुणांक हमारे पास यहाँ से क्या आ रहे हैं, a का गुणांक आया -1 और यहाँ से 2 और यहाँ से हमारे पास है 5 और यहाँ से आ चुका है -1। ठीक है बच्चों, अब हम इसको हल करते हैं। तो हल करते हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है उनका तो गुणन करते हैं और उनमें से जो अदर हमारे पास डायगोनल बची उसके गुणन करते हैं, उसमें से उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ से आया कि a अपोन क्या बचा, देखो 2 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो क्या आ चुका है 3 इक्वल, यहाँ से देखें तो b अपोन -15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 इक्वल c अपोन +1 और माइनस क्या आ चुका है 10। यहाँ से देखते हैं तो a अपोन -1 इक्वल टू b अपोन -14 इक्वल टू c अपोन -9। अब देखो सब में माइनस आ रहा है तो हम इस माइनस को हटा देते हैं। ठीक है, कॉमन लेते हुए तो a अपोन 1 इक्वल टू b अपोन 14 इक्वल टू c अपोन 9 हम कह सकते हैं। इसलिए a का मान आ चुका है 1, b का मान आ चुका है 14 और c का मान क्या आ चुका है 9। अब हम कहेंगे कि a b और c का मान कहाँ रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर। यदि ABC का मान यदि मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं तो इक्वेशन 1 में रखने पर हमारे पास किसका समीकरण आता है, समतल का। तो हम कहेंगे इक्वेशन 1 में रखने पर समतल का समीकरण, बोलो क्या बन जाएगा। यहाँ से a का मान है 1 तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b का मान है 14 और यहाँ से है y-1 प्लस c का मान है 9 और यहाँ से है हमारे पास z-2 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो कैलकुलेशन करते हैं तो देखो यदि हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, हमारे पास यहाँ से आता है कि x प्लस 2 प्लस 14y माइनस 14। ठीक है, और फिर आया हमारे पास 9z और माइनस क्या आ चुका है 18 इक्वल टू क्या आ चुका है 0। अब हम कैलकुलेशन करते हैं तो x प्लस आ चुका है 14y और प्लस आ चुका है 9z, ये आया -32 और प्लस 2 तो आ चुका है -30 इक्वल टू क्या आ गया 0।
या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस 14y प्लस 9z इक्वल टू क्या आ चुका है 30। अरे ये है उस समतल का समीकरण हमारे पास आ चुका है जो एक बिंदु से गुजरता है और कोई दो सदिश उसके समांतर है। इसी के साथ आज बच्चों हमारी एक्सरसाइज नंबर 14 खत्म हो चुकी है। ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो बार बार वीडियो देखें, क्लासेज लें। प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें यदि आप लगातार मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं 12th की। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।